जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के विकास यात्रा का थ्योरी लाया हूं। जैसे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे किया गया, कैसे तैयार किया गया, इस टॉपिक के आपके सामने लाया हूं। और कल मैं आपके सामने बिहार स्पेशल से थ्योरी सुबह में लाया था और उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शाम को मैंने 100 क्वेश्चन डाला था, जिसका डिस्कशन भी कर दिया गया था। और जो भी स्टूडेंट अभी तक उस वीडियो को और थ्योरी को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। टेलीग्राम में उसका पीडीएफ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आप जब तक जितना ज़्यादा नहीं बनाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा। इस सीरीज को ऐसे कर दिया गया है कि सुबह में आपको इसका थ्योरी दिया जाता है और शाम में इसी टॉपिक पर आपको जो चैप्टर बड़ा रहता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और जो चैप्टर छोटा रहेगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस तरह यह सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा और यूट्यूब पर फ्री में है, तो इसको ज़रूर फ्री का फ़ायदा उठाइए। और नए लोग जो भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास चल जाए। इससे पहले मैंने 24-25 वीडियो डाला है हर टॉपिक का, मतलब इधर उधर टॉपिक से डालते थे और इसको अगले मंथ यानी कि सितंबर मंथ से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। एक सिलसिलेवार की तरह जैसे चलता है, सिलेबस के अनुसार 2 सब्जेक्ट लेकर मैं चलूँगा और फिजिक्स वाले सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे। तो सितंबर मंथ में इसको शिक्षक दिवस के बाद कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर जुड़िए और उसके बाद लाइव भी आना हम लोग चालू कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जितना बात हम बता रहे हैं उन सभी बातों को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आगामी आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वनडे, सभी एग्ज़ामों में इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम दे कर आइएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह क्वेश्चन इस पीडीएफ से आया है कि नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 50% 60% के बीच में आपको क्वेश्चन और डिस्कशन के ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस सीरीज में से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। और टीचर का भी बहुत जल्द हम लोग लाएंगे। कुछ अभी तो धरना चल रहा है, उसमें टीचर में क्या हो रहा है, पीटी हो रहा है कि मेंस हो रहा है, ये जब क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए भी एक सेट हम लाएंगे। आर्ट वाले सब्जेक्ट के लिए और फिजिक्स वाले के लिए फिजिक्स वाले सर और मैथ वाले के लिए मैथ वाले सर लाएंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान के विकास यात्रा, मतलब भारतीय संविधान की विकास यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, यही आज का थ्योरी है। देखते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर दिया जाता है। और आप लोग लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत किया जा रहा है। भारतीय संविधान का विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। विस्तृत क्लास नोट्स है। जो संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान नियम उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी एवं ढांचा को निर्धारित करता है। मतलब संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आपकी सरकार चलता है, नियम चलता है। संविधान के अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप पे ऊपर से कार्रवाई किया जा सकता है। तो सरकार भी अगर संविधान के उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होता है। तो संविधान के अनुसार ही चला जाता है। यही उसकी राजनीतिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो संविधान में एक चैप्टर आएगा जिसमें विधायिका पढ़ेंगे, कार्यपालिका पढ़ेंगे और न्यायपालिका पढ़ेंगे। तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। की स्थापना हुई, इनकी शक्तियाँ तथा दायित्वों के सीमांकन
एवं जनता के राज्य के मध्य में संबंधों के विनिमय करता है। क्या करता है? इनके शक्तियों के तथा दायित्व के सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य में संबंध का विनिमय करता है, मतलब सुचारू रूप से करता है। तो ये परिभाषा है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्श, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। मतलब किसी भी देश का संविधान हो, उस देश के आदर्श और मूल्य दर्पण होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, जो कि विभिन्न देशों से इसमें कुछ स्रोत लिया गया है और सबसे बड़ा यह संविधान भी है। इसमें टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो आपको 450 से ज़्यादा अनुच्छेद है और 22 भाग है, और वर्तमान में पूछा जाए तो आपको 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियां थी और 4 संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियां जोड़ी गई है। तो आगे पढ़ेंगे तो इस सारा चीज़ आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। ऐसे भी अनुसूची का कुछ क्वेश्चन डाला हूँ, लेकिन अब विस्तृत रूप से उसका थ्योरी डाला जाएगा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाएगा। विधायी इसी पर आधारित होती है और संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह निरंतरण पनपता रहता है। मतलब क्या होता है? संविधान एक जो बन गया वहीं पर नहीं रहेगा, इसको समय समय पर इसमें चेंज भी किया जाता है जैसे ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जब संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन इसमें समय समय पर संविधान संशोधन के तहत परिवर्तन किया गया। इसी को बोला जाता है पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आइए, संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान सुनिश्चित करता है यानी कि निश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह समाज में शक्ति मूल वितरण को स्पष्ट करता है। यह समाज में संविधान जो है शक्ति के और मूल वितरण को क्या करता है? स्पष्ट करता है। यह समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। मतलब संविधान कहता है कि यह समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। क्या? संविधान करता है निर्धारित। तो ये सब परिभाषा है। और यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों के अभिव्यक्ति करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय और आपसी विश्वास हेतु यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों के अधिकारों को परिभाषित भी करता है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो उसमें टोटल डिटेल रूप से आपको बताया जाएगा। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। मान लीजिए कि कोई सरकार है, मान लीजिए जैसे बिहार में बीजेपी की सरकार है, वो अपना तानाशाही रवैया अपनाए। जो मेरा मौलिक अधिकार है उसे हमको मिलना चाहिए और वो नहीं दे रहा है। जैसे अभी आपके यहाँ बीपीएससी टीचर के लिए धरना गर्दनीबाग में चल रहा है, वो मेरा क्या है? संवैधानिक अधिकार है। किसी भी चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, इसको चेंज किया जाए, उस पर बात चल रहा है कि एक परीक्षा हो, तो अच्छा बात है, एक ही परीक्षा होना चाहिए टीचर के एग्ज़ाम में, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले हमने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड का एंट्रेंस, बीएड 2 साल, उसके बाद स्टेट का एंट्रेंस, उसके बाद सीटेट, और सीटेट के बाद आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम, पीटी और मेंस। तो यह कहीं से उचित नहीं है। बीपीएससी में एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए और एक कैंडिडेट के लिए एक रिजल्ट दीजिए हर सब्जेक्ट में। इस तरह सभी को मौका मिलेगा। तो इसी के धरना चल रहा है। तो क्या है? मेरा अधिकार है, तो तानाशाह किसी के नहीं चलेगा। संविधान के आगे सब कोई झुकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और
भविष्य का झलक मिलती है। संविधान एक दर्पण है जिसमें भूत भविष्य के दर्पण की झलक मिलती है। और विशेष तथ्य की बात करें तो संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपदान ब्रिटिश शासन ग्रहण किए गए हैं और ब्रिटिश शासन के द्वारा समय समय पर लाए गए हैं। ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या किया गया है? समय समय पर लाया गया है। आइए आगे। अधिनियमों में भारतीय सरकार और प्रशासन की विधायी का रूपरेखा ढांचे तैयार किए गए हैं। अब देखिए, संवैधानिक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब कह रहा है कि संवैधानिक विकास के चरण। भारत में संवैधानिक विकास के मुख्य रूप से कितने चरण थे? तो 2 चरण थे। पूछा गया कि भारत में संविधान के मुख्य रूप से कितने चरण थे? तो 2 चरण थे। एक आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। ये चरण हो गया, ये समय अवधि हो गया, यह उसका विवरण हो गया। तो पहला जो चरण है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेके 1853 की बात कहा गया है। जो प्रथम चरण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर 1785 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट अधिनियमों तक का काल है। मतलब 1793, 1781, 1784, 1813, 1833 और 1853, इतनी बात कहा गया है। किसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। कौन कौन कहा गया है? तो आपको 1793, 1813, 1833 और 1853, इतना बात का जो उल्लेख किया गया है यह आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया गया है। इसका एक टेक्निक है, टोटल में आप 20 जोड़ते जाइए, इसमें भी 20 जोड़िए और इसमें भी 20 जोड़िए। 20-20 वर्षों पर इसमें किया गया है। तो याद करने का, अगर एक आपको याद है तो दूसरा में 20 जोड़िए, फिर तीसरा में 20 जोड़िए, फिर चौथा में 20 जोड़िए। तो इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर अधिनियम तक की बात है, उन सारी बातों की चर्चा किया गया है। आइए ब्रिटिश ताज की बात करें तो 1858 से लेके 1947 तक की बात कहा गया है। तो ब्रिटिश ताज क्राउन के अंतर्गत 1857 के क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन था। इसमें देखिए आपको 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947, इतना चीज़ की चर्चा किया गया है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत। किसको किसको किया गया? 1858 के, 1861 के, 1892 को, 1909 को, 1919 को, 1935 को और 1947 को। तो ये सारे चीज़ को मैंने एक एक करके इस थ्योरी में पढ़ूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे कब कब संविधान के विकास की यात्रा प्रारंभ हुआ था। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने इस पर कल भी आप लोगों के सामने चर्चा किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय संवैधानिक के इतिहास में है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के लिखित संविधान कब प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसी में एक किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। आइए आगे देखते हैं। इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन एवं ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में कंपनी के प्रशासन और ब्रिटिश संसदीय के नियंत्रण की शुरुआत
किया गया था। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। आगे पढ़ेंगे। प्रशासनिक एकीकरण। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो मैंने गवर्नर जनरल में भी एक चीज़ पढ़ाया हूँ, आप वहाँ भी पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़िएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर मिलेगा। तो इसको कहा जाता है भारतीय संविधान के इतिहास, जैसे इतिहास का भी कुछ इसमें चर्चा किया गया है और वहाँ भी आपको पढ़ना ही है। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल मैंने आप लोगों को बताया ही है, कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब आइए, गवर्नर जनरल परिषद। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल में 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल परिषद जो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल में 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। अब आइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दिल्ली से पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? तो कोलकाता में था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता था? तो बंगाल आता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। और सर एलिजा इम्पे जो थी इसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। देखिए कितना अच्छा लाइन है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके क्षेत्र के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता था। और उस समय वहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर एलिजा इम्पे जो थी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थी। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो है ना, यह आपको दिल्ली में है। दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। आइए आगे देखते हैं। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया तथा चेंबर से लिमेस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। तो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। लिमेस्टर एवं हाइड क्या थे? उसमें के सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थी। विधायी शक्तियाँ की बात करें तो भारत में सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन है, विधायी शक्ति। भारत के सचिव को पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। आगे है भ्रष्टाचार पर रोक, मतलब गलत काम पर रोक। भ्रष्टाचार मतलब कोई भी काम अगर गलत कर रहे हैं उस पर। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने के प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब भ्रष्टाचार मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है, किसी भी काम के लिए रिश्वत लेता है, वह क्या होता है? घूस होता है। तो उसे रोकने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सारी बात कही गई है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ब्रिटिश नियंत्रण। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार के दोनों आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया था। व्यापार की जितनी भी सूचना थी वो किसको देना शुरू कर दिया गया था? तो क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया था। अब आइए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, याद कर लीजिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो 1773 के बाद कौन आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781।
रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई थी। जैसे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद लाया गया और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति दे दिया गया। और इसी अधिनियम का प्रमुख प्रावधान है कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। मतलब गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो सीमांकन था उसको करना था। सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर्मचारियों पर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, इस बात को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इस बात को कहा गया है। सरकारी अधिकारी के हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के आधिकारिक शासकीय रूप से किए गए हो और अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए हो। न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय, सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का निर्देश दिया गया था। अब आइए, अब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द्वैध शासन की शुरुआत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन की शुरुआत कब किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसी एक्ट को ब्रिटिश संसद के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट, तो 1784 में कौन थे? प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया कि निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामले, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या चीज़ देखता है? तो कंपनी के व्यापारिक मामले देखता है। और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो आपको राजनीतिक मामला देखता है। कोर्ट ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला देखता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो व्यापारिक मामला देखता है। अधीक्षण की अनुमति दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, देखिए आया ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक मामला, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप याद कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामला देखता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामला देखता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देखता है? राजनीतिक मामला। नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था, जिसमें कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो आपको राजनीतिक मामला देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो आपको व्यापारिक मामले को देखता था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, और इसी के तहत कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, अवैध भ्रष्टाचारी भी नहीं करेगा। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहा गया। पूर्ण नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रदान किया गया था। पूर्ण नियंत्रण का जो प्रदान किया गया था वह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत करा गया था। परिषद में बदलाव, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई और साथ ही मद्रास मुंबई की सरकार पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास बंगाल की सरकार को पूरी तरह बंगाल के अधीन कर दिया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। और इसमें परिषद की संख्या घटाकर 4 से कितना किया गया? तो 3 कर दिया गया था। अब आइए चार्टर एक्ट 1813, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम व्यापारिक एकाधिकार को समाप्ति।
1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत आंशिक रूप से व्यापार को खत्म किया गया था। क्या किया गया था? आंशिक रूप से। यहाँ पर मैंने 20 वर्षों की चर्चा आपको पहले ही किया था। 20 वर्षों बाद बढ़ते जा रहा था, 20 वर्षों बाद बढ़ते जा रहा था। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन यही लाइन है, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार को बरकरार रखा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसी में लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत व्यापार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बराबर रखा गया। मतलब इसको क्या किया गया? बंद नहीं किया गया। और 1813 के ही चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने की बात कहा गया है। ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। मुक्त व्यापार, कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने पर हेतु ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। यह लाइन बहुत ही वीवीआई है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार, मतलब किस धर्म मजहब की बात जो किया जाता है उसकी प्रचार करने के छूट किस में दिया गया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। शिक्षा हेतु बजट जो अभी मैंने चर्चा किया, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था, जिसका चर्चा मैंने पहले कर दिया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, इस बात को 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया था। संवैधानिक स्थिति, पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। क्या किया गया था? पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया था। आइए अब आया उसमें 20 साल। 1813 में 20 साल ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1833। अब आइए 1833, जो 20 साल मैंने पहले चर्चा शुरू में ही कर दिया। चार्टर अधिनियम 1833, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। देखिए लाइन, व्यापारिक अधिकार को जो है यह पूर्णतः समाप्त कर दिया था और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया था। जब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार को पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया गया था, तब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया था। भारत का गवर्नर जनरल, यह जो लाइन है ना बहुत ही वीवीआई लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ की प्रदान की गई। तो यह पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो वह 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत कहा जाने लगा और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ये दोनों बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था और इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया था।
जिसकी चर्चा मैंने कल किया था, और ठगी प्रथा पर 1830 में और 1834 में मैकाले विधि आयोग की इन्होंने स्थापना की, और शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा के इन्होंने क्या किया था, तो बढ़ावा दिया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिया था। विधायी केंद्रीकरण, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब कह रहा है कि विधायी केंद्रीकरण जो था, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायी शक्तियाँ से वंचित कर दिया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि का निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। पहले वाले को क्या कहा गया? नियामक कहा गया, और बाद में बनने वाले कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। विधि सदस्य का प्रवेश, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया था। विधि सदस्य का प्रवेश, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। एकल बजट की बात कहा जाए तो एकल बजट गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एकल बजट किस अधिनियम के तहत कहा गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत एकल बजट की बात कही गई, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था। आइए विधि आयोग अभी मैंने चर्चा ही आपको किया हूँ। लॉर्ड मैकाले जो थे यह विधि आयोग थे। विधि आयोग भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया था। कानून का वर्गीकरण किया गया था, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था। 1834। यह क्वेश्चन मद्य निषेध दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जो भी लोग दिए होंगे उसमें यही ईयर पूछा था। सिविल सेवा और भेदभाव समाप्ति का प्रयास, सिविल सेवकों के लिए चयन की खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रयास किया गया, और धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने का प्रावधान भी दिया गया। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिविल सेवा में भेदभाव को समाप्ति का प्रयास किसमें किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में कहा गया, और इसके तहत चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रयास किया गया कि धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का प्रावधान नहीं रहेगा। मतलब सिविल सेवा परीक्षा में धर्म, जाति, रंग भेद पर कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। इस बात को कहा गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। आइए, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका। देखें, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण यह लागू नहीं हो सका था। कौन? जो रंग भेदभाव सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में छूट मिलेगी, इस बात को लागू नहीं किया गया, हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बात के कहने से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन सा मामला देखता था? तो यह व्यापारिक मामला देखता था, और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो आपको राजनीतिक मामला देखता था। यह दोनों बात आप लोग याद रख लीजिएगा। दास प्रथा, भारत में दास प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को इसे समाप्त करने का निर्देश दिया गया, और 1843 में दास प्रथा का समाप्त हुआ था। क्वेश्चन है, दास प्रथा, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 1833 के चार्टर। जितनी भी बात हो रही है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वाली बात हो रही है। दास प्रथा का अंत कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को इसे समाप्त करने का निर्देश दिया गया, और 1843 में दास प्रथा समाप्त हुई। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड एलनबरो थे। कौन थे? लॉर्ड एलनबरो थे। तो जब तक आपको ईयर नहीं याद रहेगा
तब तक आप वायसराय याद नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड एलनबरो थे और इन्होंने ही रविवार की छुट्टी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। अब देखिए नीचे जो है संविधान का निर्माण का प्रथम संकेत। अगर संविधान के निर्माण का प्रथम संकेत की बात करें तो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी एक्ट में मिलता है। किसमें? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में मिलता है। ये जितनी भी बात हो रही है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही बात हो रहा है। अब आइए 1853। अब आया आपका 1853 के चार्टर अधिनियम। 1853 विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को पृथक। पहली बार गवर्नर जनरल 6% सदस्यीय के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया था। 6 सदस्यीय विधि एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। और विधान परिषद का विस्तार, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें से विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई थी। विधान परिषद में कुल संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 12। इनमें से बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के प्रतिनिधि में शामिल थे। 12 को हुआ था, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा के प्रतिनिधि शामिल थे। पृथक विधान परिषद यानी कि लघु संसद। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया था। यह किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह सारी बात जो हुआ था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। और 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किया गया था। प्रतियोगी परीक्षा की बात कही गई थी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था 1833। खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली आ गया। खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली, नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पद भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान भी दिया गया था। सिविल सेवा में पहली बार भारतीयों को शामिल करने की बात जो कहा गया था, यह 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही कहा गया था पहली बार। अब आइए निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18। अब आइए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947। अब ब्रिटिश क्राउन के 2 भागों में पहले जो बताया था, एक भाग खत्म हो गया और एक भाग है। ब्रिटिश ताज क्राउन। भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 के क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। और 1857 की क्रांति की बात करें तो यह 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। थे 1857 के क्रांति के समय। शासन का हस्तांतरण। कंपनी के शासन के अंत और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। कब? 1858 के शासन के तहत। और भारत राज्य में सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात उसमें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस बात को जब कहा जा रहा था, इसको समाप्त कब किया गया है? तो 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। भारत राज्य में सचिव को सौंपे गए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ, तो सचिव की अब यहाँ पे सौंप दिया गया। और भारत परिषद। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए
15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ और कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों जो 10 वर्षों तक भारत में सेवा दे चुके हों। 12 सदस्य में कम से कम 10 ऐसे सदस्य हों, आधे सदस्य हों कि जो 10 वर्ष तक भारत में सेवा दे चुके हों। वायसराय का पद, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व बना और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। देखिए आया लॉर्ड कैनिंग। जो चीज़ आप पढ़े हैं वो आपको हमेशा मिलता जाएगा और ऐसे ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो एक एक चीज़ पर आप नज़र ध्यान से रखें और उसको पढ़ें और क्वेश्चन को ज़्यादा प्रयास करें बनाने का। क्वेश्चन जो दिया जाता है उसे ज़्यादा प्रयास करें बनाने का। मुगल सम्राट का पद समाप्त हुआ। मुगल सम्राट के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत मुगल पद को पूरी तरीक़ा से समाप्त कर दिया गया था। अब आइए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। मंत्रिमंडलीय या पोर्टफोलियो प्रणाली, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मंत्रिमंडलीय या पोर्टफोलियो प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो का जो शुरुआत किया गया था वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। विकेंद्रीकरण की शुरुआत, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ किया गया था 1861 के चार्टर अधिनियम के तहत। अध्यादेश जारी करने का शक्ति, वायसराय आपात स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। मतलब अध्यादेश जो जारी होता है विधान परिषद में, इस बात को कहा गया था। किस अधिनियम के तहत कहा गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत कहा गया था। जब आगे पढ़िएगा तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है ना, अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और वही राज्य में राज्यपाल की बात करें तो 213 को जारी करता है। बीच में एक कर दीजिए, 213 आपको राज्यपाल हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति। ये हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आगे जब राष्ट्रपति राज्यपाल ये सब पढ़ाया जाएगा उसमें एक एक चीज़ का चर्चा किया जाएगा। आज जो टॉपिक हो रहा है ना, थोड़ा सा उटपटांग टॉपिक है, थोड़ा सा उटपटांग टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे पढ़ने में थोड़ा मन कम लगता है, लेकिन आप इसे अच्छा से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधि, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन शुरू हुआ और 1862 में लॉर्ड कैनिंग के तहत 3 भारतीय यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन शुरू हुआ और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय यानी बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितना कर देगा? 5। ये सब 1861 के अधिनियम के तहत हो रहा है। अब आइए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें ये जो लाइन है बहुत अच्छा लाइन है। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार का जो बात कहा गया था यह 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया था और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। परिषद के भारतीय सदस्यों के वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है, परंतु पूरक प्रश्न का पूछने का अधिकार नहीं था। पूछा जा सकता है यही बात कि कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तब पूरक प्रश्न जो था ना उसे पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में
गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष एवं चुनावी प्रावधान किए गए। यद्यपि चुनाव में शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। सदस्य की संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य थे। न्यूनतम 10 और 16 गैर अधिकारी सरकारी सदस्य थे। आगे आइए, नोट में है, इसको नोट में कभी भी जो चीज़ दिया रहता है ना उसे आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। नोट में है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से लेकर 1891 तक अधिवेशन में स्वीकार किए गए प्रस्ताव से प्रभावित होकर पारित किया गया था। किसमें? 1892 में। जो 1889 से 91 तक में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो भी चीज़ पारित हुआ था उसकी चर्चा आपको 1892 के भारतीय परिषद में किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले-मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसके तहत धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किया गया था। मार्ले-मिंटो सुधार 1909 मुस्लिमों को वोट देने के अधिकार दिया गया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक मिंटो को और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मिंटो को। और जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव थे। जॉन मार्ले जो इंग्लैंड के भारत राज्य के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉर्ड मिंटो जो था ना यह सदस्य था और जॉन मार्ले जो था वह इंग्लैंड के सचिव था। कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम से थे। और 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार में मुस्लिम को वोट देने का अधिकार दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, वहाँ था कि पूरक प्रश्न पूछने का नहीं अधिकार, या 1800 पूछने का अधिकार 1909 में और नहीं पूछने का अधिकार हो जाएगा 1892 में। बजट पर बहस कर सकता है लेकिन प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। इस बात को किस अधिनियम में कहा गया है? तो 1892 में। और पूरक प्रश्न पूछने की बात कहेगा तो 1809 के मार्ले-मिंटो अधिनियम में कहा गया है। सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव रखने का, वाद विवाद करने तथा पूरक प्रश्न, इसमें बजट पर बहस, प्रस्ताव सब कुछ रखने का पूरा सपोर्ट मिला है। पूछने का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई है और प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत देने की अनुमति भी कहा गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैत शासन ड्राइची प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का विकास किया गया था और प्रांतीयों को 2 भागों में बांटा गया था। एक है हस्तांतरित विषय, मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण और उद्योग। मतलब हस्तांतरित विषय जो था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, वह था शिक्षा था, पुस्तकालय था, स्थानीय स्वायत्त शासन था, चिकित्सा सहायता था, सार्वजनिक निर्माण था और उद्योग आदि था। तो यह हस्तांतरित हो गया। यहीं पर आरक्षित विषय की बात करें, रिजर्व सब्जेक्ट, तो रक्षा था, विदेशी मामले था, वित्त था, भूमि था, न्याय था, पुलिस था, पेंशन था, छापाखाना था, सिंचाई था, जल मार्ग था। तो इसमें टोटल 1, रक्षा 1, विदेशी मामले 2, वित्त 3, भूमि 4, न्याय 5, पुलिस 6, पेंशन 7, छापाखाना 8, सिंचाई 9, जल मार्ग 10। तो इसमें टोटल 10 थे। आरक्षित विषय रखा गया था। केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की बात किया जाए तो प्रथम राज्य परिषद
मतलब अपर हाउस तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा लोअर हाउस। जैसे किसी भी राज्य में, भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय हैं, द्विसदनीय। एक आपको बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, जहाँ पर द्विसदनीय की बात कहा गया, जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। मतलब विधानसभा को निच्च सदन और विधान परिषद को उप सदन, उच्च सदन कहा जाता है। तो बिहार में विधान परिषद की टोटल संख्या जो है आपको 75 है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है बिहार में, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है, और लोकसभा की संख्या बिहार में कितना है तो 40 है। ये हो गया आपको राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ये हो गया विधान परिषद, विधान परिषद, और यह हो गया आपको विधानसभा, विधानसभा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा विधान परिषद की संख्या कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों की भी संख्या आपको उत्तर प्रदेश में 404 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या भी लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में ही 80 है। आइए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। पृथक निर्वाचन का दायरा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मार्ले मिंटो जो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था, जिसमें सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी बढ़ा दिया गया था। लोक सेवा आयोग, इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों के लिए भर्ती केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन CPSC का गठन किया गया, और ली कमीशन के सिफारिश पर, ली कमीशन जो था ना यह 23-24 में आया था, और इसके ही सिफारिश पर सिविल सेवा यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था। कब किया गया था 1926 में किया गया था। महिला को मत देने का अधिकार, महिला को मत देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत ही कहा गया था। महिला जो वोट देगी या 1919 के अधिनियम के तहत हो। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के तहत तो 1919 के अधिनियम के तहत। पृथक बजट, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। आइए अब आइए साइमन कमीशन 1927-28। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु 10 वर्ष के बाद आयोग बना था, परंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा कर दिया गया था। साइमन कमीशन की घोषणा कब किया गया था 8 नवंबर 1927 के। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसकी गठित आयोग थे, और सभी 7 सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। गो बैक कहा भी गया था, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी क्या थे अंग्रेज थे, 7 क्या थे अंग्रेज थे। कहकर इसका व्यापक विरोध और बहिष्कार किया गया। मई 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन हुआ। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह आपको 1930 में हुआ था, दूसरा आपको 1931 में हुआ था, और तीसरा की बात करें तो 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे तो आपको भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सुप्रू थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। और 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। अब आइए भारत शासन अधिनियम। आपके भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है ना, इसी का पड़ा है। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करें तो इसी अधिनियम का पड़ा है। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है और इसका प्रमुख प्रावधान भी है। अब आइए अखिल भारतीय संघ एवं शक्तियों का विभाजन। अखिल भारतीय संघ एवं शक्तियों का विभाजन, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया है।
संघ सूची, राज्य सूची मतलब प्रांतीय सूची। संघ सूची की बात करें तो 59 विषय, जिसमें विदेशी कार्य, मुद्रा, सेना, जनगणना। प्रांतीय सूची की बात करें तो पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आदि, शिक्षा। और समवर्ती सूची में 36 विषय, दंड संहिता, नागरिक प्रक्रिया एवं विवाह अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार अगर पूछेगा तो वर्तमान डाटा के अनुसार समवर्ती सूची में आपको 52 विषय है और संघ सूची में 61 विषय है और राज्य सूची की बात करें तो 100 विषय। थोड़ा सा डाटा आप लोग देख लीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल में निहित है। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्त लागू की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट 1937, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रोविंस काउंसिल था। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया है। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1858 में गठित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत परिषद 1858 में गठित जो भारत परिषद था इसको समाप्त कर दिया गया था। बर्मा का पृथक्करण, बर्मा वर्तमान में म्यांमार 1937 के में भारत से अलग हो गया था। क्वेश्चन इसमें पूछा कैसे जाता है कि 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ? तो 1937 में बर्मा जो है भारत से अलग हो गया है और बर्मा का ही नाम म्यांमार है और म्यांमार का मुद्रा क्या है? क्यात है और म्यांमार का राजधानी। चलिए द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदन के यानी कि असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल कहाँ है? 11 में से 6 है। असम में है, बंगाल में है, बिहार में है, मुंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। 1937 में प्रांतीय चुनाव इसी अधिनियम पर आधारित था। 1937 का जो प्रांतीय चुनाव था इसी नियम पर आधारित था। इसी नियम पर क्या था? आधारित था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में आया था और सर स्टोफेस क्रिप्स के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। मुख्य प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट माने उपनिवेशक का दर्जा दिया जाएगा और संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का क्या होगा? गठन होगा। अस्वीकृति पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट तथा भारत में संभावित विभाजन की गुंजाइश के कारण और भारतीय नेताओं ने इसे खारिज कर दिया और महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको। कैबिनेट मिशन सितंबर 1946 में आया था। 3 सदस्यीय था। लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जो थे यह अध्यक्ष थे। सर स्टोफेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है आपको KA और L, इससे हो जाएगा लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टोफेट क्रिप्स। इससे हो जाएगा लॉरेंस, इससे हो जाएगा आपको एबी अलेक्जेंडर और के से हो जाएगा स्टोफेट क्रिप्स। तो याद कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक है काल। इसके तहत भारतीय संघ के गठन तथा संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा बनी। भारत के क्या बनी? संविधान सभा बनी।
आइए आप बाल्कन या डिकी वर्ड प्लान 1947, बाल्कन या डिकी वर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन, सर हेस्टिंगस इस्मा और जॉर्ज वेवेल के द्वारा प्रांतीय स्तर पर सत्ता का हस्तांतरण हेतु तैयार योजना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी तीव्र विरोध किया था। बाल्कन जो प्लान था 1947 का विरोध किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह भारत के बालनीकरण यानी टुकड़े टुकड़े होने पर आमंत्रित करती थी। क्या करती थी? भारत को टुकड़े टुकड़े में होने का आमंत्रित करता था। अतः इसे रद्द कर माउंटबेटन योजना लाई गई। बाद में इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया बाल्कन को 1947 में, और इसके ही जगह पर लाया गया था माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप से दिया गया था। माउंटबेटन योजना जो था 18 जुलाई 1947 को आया था, इसे वैधानिक रूप दिया गया था। 2 अधिराज 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र डोमेनियन स्टेट बना, और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को अपना भारत 1947 में आज़ाद हो गया था। ब्रिटिश संप्रभुता के अंत हुआ और सत्ता के संविधान सभाओं को सौंपी गई। भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से लेकर 1950 तक थे। ये सारा चर्चा मैंने आपको जब वायसराय पढ़ाया उसमें भी किया था और यहाँ भी कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को अब आप गलत नहीं कर सकते हैं कि एक ही बात को कई बार बोला जा रहा है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अब आइए स्वतंत्रता से पूर्व पश्चात गठित मंत्रिमंडल। स्वतंत्रता से पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। एक तरफ है सदस्य का नाम और दूसरे तरफ है उसका विभाग का नाम। जवाहरलाल नेहरू जो थे वह राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का उपाध्यक्ष थे। गृह एवं सूचना प्रसारण जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे वह रक्षा मंत्री थे। कौन थे? रक्षा मंत्री। जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। और जगजीवन राम की बात करें तो श्रम मंत्री। ये जितने भी बात हो रहा है स्वतंत्रता से पूर्व हो रहा है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात कही जा रही है। आइए आगे देखते हैं। C.H. भाभा जो थे यह कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। C.H. भाभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो शिक्षा एवं कला मंत्री थे। आई चंदुगीर वाणिज्य मंत्री थे। तो यह आप जरूर याद कर लीजिएगा। 9, 8, 7, 6 यह एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो यह सब कितना स्वतंत्रता से पहले की बात बताई जा रही है। लियाकत अली वित्त मंत्री, ये भी VVI है। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु। गंजाफर अली खां स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल जो विधि मंत्री। देखिए विधि मंत्री अगर आपसे पूछेगा ना तो बहुत लोग भीमराव अंबेडकर मार देगा, बहुत लोग इसका आंसर भीमराव अंबेडकर मार देगा। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वतंत्रता के बाद विधि मंत्री पूछता तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए। अब आइए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया उसके बाद का मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसका चर्चा आपके सामने मैं कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वैज्ञानिक शोध थे, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले। और जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा दिनों तक अभी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इसका रिकॉर्ड आगे देखिए। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह एवं सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद इसमें भी खाद्य और कृषि मंत्री थे और वहाँ भी खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को दिया गया जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो शिक्षा मंत्री।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेल एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई थे रेल एवं परिवहन मंत्री थे। आर के सनमुखम सेट्टी जो थे यह आपको वित्त मंत्री थे। क्या थे? यह आपको वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखिए आया ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे यह विधि मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे यह विधि मंत्री थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। सबसे ज़्यादा एक ही मंत्री पद पर रहने वाली है अमृता कौर, लगभग 28 वर्ष तक, लगभग 28 वर्ष तक। C.H. भाभा जो थे वाणिज्य थे। रफ़ी अहमद किदवई की बात करें तो संचार मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई जो थे यह संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो थे उद्योग एवं आपूर्ति। B.N. गडिगल की बात करें तो कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। V.N. गडिगल जो थे कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री थे। अब आइए, परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण क्विक फैक्ट है, जो परीक्षा के आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है, क्विक फैक्ट है, और इसे आप आइए देख लीजिए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में स्थापित हुआ और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पेती, इसकी मैंने आपके सामने चर्चा कर दिया हूँ। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो हैं और प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस काटियस, यह याद कीजिए। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक जो है वो लियोनस काटियस थे और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 एक्ट के द्वारा लागू किया और 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लागू कब किया गया? 1919 एक्ट के द्वारा, और समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैत शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्र में जो द्वैत शासन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसे किया गया था। ली कमीशन की बात करें तो 23-24 दोनों देता है, कहीं कहीं 23-24 सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना की गई थी। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना यानी विभाजन की योजना 3 जून 1947 याद रखिएगा। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित हुआ था। 18 जुलाई 1947 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन में अंतिम और भारतीय जब लगाएगा तभी आपका आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। अभ्यास प्रश्न है, देख लीजिए। 1935 के गवर्नर आप देख लीजिएगा। गवर्नर ऑफ एक्ट के महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस एक अधिकार के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ये भी आप देख लीजिएगा। व्याख्या, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आइए, ए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? मिंटो 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच कह रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किन में उल्लेखित किया गया है? तो 1935 के अधिनियम में इसके उल्लेखित किया गया है। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय 1935। अखिल भारतीय 1935, ठीक है। अखिल भारतीय 1935 सही है। किस अधिनियम में अखिल भारतीय 1935 सही है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इस तरह
कुछ अभ्यास क्वेश्चन डाल दिया गया था। तो इस तरह आज का थ्योरी जो था मैंने टोटल थ्योरी एक एक करके आपको बताया हूँ। शाम को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और इस थ्योरी को अच्छा से देखिएगा, इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम से आप प्रिंट करा लीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़िएगा और शाम को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा तो उसे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, वीडियो में देखिएगा और लाइक और कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।